रेलवे से हम सबका बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। कहीं कोई प्लेटफॉर्म पे रोया है, कोई टिकट की वेटिंग लिस्ट में, कोई पैंट्री वाले के समोसे पे भरोसा तोड़ चुका है। देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर, सबसे बड़ा नेटवर्क और मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा नॉस्टैल्जिया मशीन। ट्रेन में बैठे कहीं गए उतर गए, किसी स्टेशन पे उतरे, किसी की तरफ देखते हुए बोला ये कोई चाय है बहनचोद। लेकिन आज का क्वेश्चन है, क्या ये विकास की पटरी पर दौड़ रही है या नॉस्टैल्जिया के डॉकयार्ड पर एक लंबा हॉल्ट लेकर रुक चुकी है? आइए जानते हैं जनहित में जारी के इस एपिसोड में। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। आपको याद होगा 2014 से पहले रेलवे की क्या स्थिति थी। रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो या दोहरीकरण करना हो, ट्रेनों का संचालन बेहतर करना हो या यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ानी हो, इस तरह पहले की सरकारों ने इतना ध्यान नहीं दिया। रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का ऑलराउंड काम बस 2014 के बाद ही शुरू हुआ। उससे पहले तो इसके बारे में किसी को कुछ क्लू ही नहीं था। तो हाई स्पीड ट्रेन के बारे में क्या ही सोचते हैं? अगर हम लोग रेलवे का ट्रैक पकड़कर सीधा इंडिया भागना शुरू करें तो क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? क्या अंदाजा बता। They were clueless, he said। और मोदी जी को सारे क्लूज पता है। बाल नरेंद्र का अगला वर्जन आएगा, डिटेक्टिव नरेंद्र। अमित शाह उनके साइड किक प्ले करेंगे, पर लेकिन थोड़ी नंबर्स की भी जासूसी करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2023 में करीब 25,000 रेलवे के एक्सीडेंट्स हुए, जिनमें करीब 22,000 लोगों ने अपनी जानें खोई। लेकिन रेलवेज की अपनी रिपोर्ट को माने तो पहले से ये नंबर कम हुआ है, लेकिन अब भी बहुत ज्यादा है। कुछ ट्रैक रिन्यूअल और मॉडर्नाइजेशन से ट्रैक सेफ्टी बढ़ी है और कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स घटे हैं। लेकिन असल में डिरेलमेंट्स कितने कॉन्सिक्वेंशियल है, आइए देखते हैं। बालासोर ट्रेन ट्रेजेडी, लगभग 300 लोग मरे और 1000 लोग घायल। कंचनजंगा कोलिजन, 14 लोग मरे, 50 घायल। आंध्र प्रदेश का विजयनगरम कोलिजन, 2 लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर समेत 14 लोगों की मौत। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ये कहा कि लोको पायलट क्रिकेट मैच देख रहे थे, लेकिन कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की रिपोर्ट में इस ब्लेम का क्लेम सही नहीं पाया गया। I am shocked. Well, not that shocked. कई रिपोर्ट्स के अनुसार सिग्नल फेलियर से ये ट्रेजेडी हुई। जिस पार्टी के एमएलए असेंबली में बैठकर पॉन देखते हो, उन्हें तो ये लग ही सकता है कि लोको पायलट अपने काम के दौरान क्रिकेट मैच देख रहे थे। रेलवे बोर्ड की 2021 की रिपोर्ट ये बताती है कि 2014 और 15 में रेलवे सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स अप टू द मार्क नहीं थे। 2009-10 से 2013-14 के बीच सालाना 135 कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट्स का एवरेज था। फिर जुलाई 2023 में ये क्लेम किया गया कि डिरेलमेंट्स लगभग आधे हो गए। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी की रिपोर्ट देखिए। 2021-22 35 रेलवे एक्सीडेंट्स, 22-23 48 रेलवे एक्सीडेंट्स, मतलब नंबर बढ़ा है। और इनमें से सीरियस एक्सीडेंट्स का नंबर एक साल में ही 2 गुना बढ़ गया, जबकि 2013-14 से 19-20 तक एक्चुअली डिक्लाइनिंग ट्रेंड था। ये ट्रांसफॉर्मेशन है या डेफॉर्मेशन? पीपल्स कमीशन ऑफ पब्लिक सेक्टर के एक्सपर्ट्स ने कहा है, किसी न किसी तरह का एक्सीडेंट किसी न किसी नेटवर्क पर हर 10 दिन में हो ही रहा है। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। हर 10 दिन में एक एक्सीडेंट। 10 का ये एवरेज मुझे अभिनव कश्यप के प्यारे हीरो की याद दिलाता है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? एक्सीडेंट करने वालों में 10 का दम तो कॉमन है ही। डेली 23,000 ट्रेन चलती है, 14,000 पैसेंजर ट्रेन चलती है और 9,000 मालगाड़ी। तो अगर हर ट्रेन डेली 500 किलोमीटर भी ट्रैवल करे तो इससे हम 1 मिलियन प्लस रेलवे किलोमीटर्स की ट्रैवल कवर करते हैं। और हर 10 दिन में एक्सीडेंट, अगर ये सक्सेस स्टोरी है तो टमाटर भी तोरी है। आगे देखते हैं देश में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर कितनी नौकरियां असल में दे पा रहा है। बालासोर के ट्रिपल कोलिजन के वक्त देखते हैं रेलवे में कितनी वैकेंसीज थी। 3,12,000 वैकेंसीज। मार्च 2024 तक 10 लाख के जो सैंक्शन पोस्ट है, उसमें सिर्फ सेफ्टी की कैटेगरी में 1.5 लाख वैकेंसीज। ट्रेन ड्राइवर्स, इंस्पेक्टर्स, क्रू कंट्रोलर्स, लोको इंस्ट्रक्टर्स, ट्रेन कंट्रोलर्स, स्टेशन मास्टर्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनर्स, सिग्नलिंग सुपरवाइजर्स, ट्रैक मेंटेनर्स, पॉइंट्समैन, ये सब की कमी है।
और ऐसे क्रूशियल पोस्ट खाली होना खतरे से खाली नहीं। रेलवेज खतरे में है। देश में युवा बेरोजगार है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं बचत उत्सव मनाइए, पर ये वैकेंसी सिर्फ रेलवे एम्प्लॉइज की कमी नहीं दर्शाता। ये दर्शाता है कि सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में देश के आम इंसान कितने नीचे आते हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी कितनी मायने रखती है। क्योंकि आखिर आज ट्रेन में ट्रैवल कर कौन रहा है? एक आम इंसान। 2024 में हमारे रेलवे मिनिस्टर हमें बताते हैं कि करीब 1.5 लाख एम्प्लॉइज का एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस अभी कंप्लीट किया है और उसके तुरंत बाद नए लोको असिस्टेंट और लोको पायलट्स के लिए प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। पर ग्राउंड रियलिटी है कर्मचारियों की भारी कमी, अंडरस्टाफ्ड नेटवर्क्स, ओवरवर्क्ड स्टाफ। इन्हीं में लोको पायलट्स भी आते हैं जिनकी सरकारी नौकरी का सपना तो पूरा हुआ लेकिन नींद सारी उड़ गई। लगातार काम करने की वजह से ये ड्यूटी पर ज़ॉम्बी मोड में चले जाते हैं। इन्होंने नींद तोड़ तोड़ करके झपकियां बना ली। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि आग झपकती है और फिर कभी नहीं खुलती। 3 जून 2024 अंबाला। लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट थके हारे दोनों आधी नींद में थे और नीचे गिर गए और गुड्स ट्रेन का कोलिजन हो गया। अब इसका जिम्मा कौन उठाएगा? ब्लेम किस पर जाएगा? ऑफ कोर्स ड्राइवर की लापरवाही पर। कोई ये नहीं सोचेगा कि इस लोको पायलट की ये लगातार चौथी नाइट ड्यूटी थी, जो महीने में ऑलरेडी 12 नाइट ड्यूटीज कर चुका था। सबसे शॉकिंग पार्ट है लोको पायलट्स के ड्यूटी आवर्स। इनकी कोई अपर लिमिट नहीं होती। 14, 16, 18, 20 घंटे तक भी शिफ्ट चल सकती है। ये लोग तो मोदी जी से भी ज्यादा काम कर रहे हैं। रेलवे के अपने स्पेशल टास्क फोर्स ऑन सेफ्टी ने खुद ये नोट किया कि इतने एक्सीडेंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि लोको पायलट को एडिक्वेट रेस्ट नहीं मिल पाती। रीजन लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज। 17 जून 2023 कंचनजंगा कोलिजन। फिर से लोको पायलट की ये लगातार चौथी नाइट ड्यूटी थी, बिना रेस्ट या लीव के। स्टेशन मास्टर भी 12 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। एडिशनल सपोर्ट स्टाफ नहीं है और ट्रैफिक भी काफी बढ़ गया है। ट्रैक फेलियर्स या सिग्नल मैल फंक्शन हैंडल करना लगभग नामुमकिन हो गया है। लेडी लोको पायलट्स तो लगभग 3000 ही हैं और उनकी हालत और खराब है। डिलीवरी के 6 महीने बाद ही रिपोर्ट करना पड़ता है। लोकोमोटिव्स में टॉयलेट फैसिलिटीज भी नहीं है। किसी भी आपदा में जो मार्जिनलाइज सेक्शन है वो फर्दर मार्जिनलाइज हो जाता है। इसी कड़ी में आगे कड़ी परीक्षा दे रहे हैं हमारे ट्रैक मेंटेनर्स। इनकी वर्किंग कंडीशंस भी खतरों से खाली नहीं है। ट्रैक मेंटेनर्स बहुत बड़ा नेटवर्क पेट्रोल करते हैं, पर शॉकिंगली हर साल करीब 400 ट्रैक मेंटेनर्स ड्यूटी पर ही ट्रेन के नीचे आ जाते हैं। ये लोग दिन में ग्रुप्स में काम करते हैं पर रात में अकेले भेजे जाते हैं। 20 किलोमीटर तक ट्रैक मेंटेन करने वाले ये मेंटेनर्स करीब रोज 15 किलो तक का वजन उठाते हैं। काश सबके पास ऑप्शन होता कि ये बोझ छोड़कर बस झोला उठाकर, ओला बुलाकर, ट्रेन नहीं पर प्राइवेट प्लेन पकड़कर निकल लेते, पर ये ऑप्शन सबको नहीं मिलता। ट्रैक मेंटेनेंस की डे शिफ्ट शाम 4-5 बजे खत्म होती है और उसी रात 10 बजे नाइट ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है। इनकी भी नींद पूरी नहीं हो रही, पर ये देखकर नारायण मूर्ति का वेट ड्रीम जरूर पूरा हुआ होगा। But I can't help 2018 में रेलवेज ने एक रक्षक डिवाइस टेस्ट किया। ये ट्रैक मेंटेनेंस को अप्रोचिंग लोकोमोटिव्स की वार्निंग देता है। 6 साल बाद भी ये लाइफ सेविंग डिवाइस वर्कर्स को नहीं दिया गया। पता करो कहीं उन पर फूल बरसाकर ट्रैक वॉरियर्स डिक्लेयर करने की तो तैयारी नहीं। AIRTU के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ने नाराजगी जताते हुए जनवरी में बताया कि एक ही हफ्ते में 3 ट्रैक मेंटेनर्स की मौत हो गई। यूनियन लीडर ने कहा कि रेलवे मिनिस्टर हमें रेलवे की बैकबोन तो बताते हैं पर हमारी कोई परवाह नहीं करते। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि रेलवे मिनिस्टर की अपनी ही कोई बैकबोन नहीं है। एक जमाने में लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक ट्रेन एक्सीडेंट पर अपना इस्तीफा दे दिया था, पर इनमें ना वो खुददारी है ना जवाबदारी है। एक वक्त जब पलटू चाचा इतना पलटते नहीं थे, उन्होंने एक ट्रेन एक्सीडेंट पर अपना इस्तीफा दे दिया था। Why the point was not set properly? Nobody has any convincing answer. Nobody can convince me on this count. I think it's total failure of the railway. That's why I have accepted the responsibility. अब इस्तीफा या रेजिग्नेशन वाला शब्द तो हमारी वोकैबुलरी से गायब ही कर दिया गया है। ना कोई रेजिग्नेशन मांगता है ना कोई रेजिग्नेशन देता है। बात साफ है,
प्लेन में चलने वालों की लाइफ ही वैल्यूएबल है, इसीलिए ज्यादा दिन तक सुर्खियों में रहते हैं। ट्रेन का क्या है, अटक के जाइए, लटक के जाइए, पहुंच तो जाएंगे ही। मौत के बारे में खैर ट्रैक मेंटेनेंस भी सोचते ही होंगे, पर पूछता कौन है। ट्रेन में चलने वालों की लाइफ चीप है और पटरी पर काम करने वालों की लाइफ बिल्कुल मुफ्त। वर्क प्रेशर के चलते भी ट्रैक मेंटेनर्स मेंटल स्ट्रेस के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। कोई नहीं पूछता कि इनके गले के नीचे कैसा मार्क था, कोई किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया, किसी ने कोई नशीले पदार्थ तो नहीं दे दिए। यहाँ कोई स्कैंडल नहीं है, इसीलिए मीडिया के लिए कोई एंगल नहीं है। लोकतंत्र का चौथा पिलर अब चौथा कंधा बन गया है और उसके ऊपर लगी है लोकतंत्र की लाश। चांद का मिशन हो या स्पेस स्टेशन की बात, सब हो सकता है, पर अपने वर्कर्स को एक सेफ्टी डिवाइस देना नहीं भाई, नहीं। यहाँ मोदी है ना ये मुमकिन है। सबसे ज्यादा कोलिजन्स और एक्सीडेंट्स सिग्नल फेलियर्स की वजह से हो रहे हैं। पीपल्स कमीशन ने हैरत जताई कि इतने सिग्नल फेलियर्स कभी नहीं हुए हैं। कमीशन ने अफसोस जताया कि ये स्टैटिस्टिक्स अब रेलवे बुलेटिन के मंथली स्टैट्स पर भी नहीं है। ये है नए भारत का नया नेता जो डेटा कभी नहीं देता। बिग डेटा। डेटा गायब कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं इन्हें मार्कशीट छुपाने वाला बच्चा कह देता, पर ये स्कूल भी गए थे कि नहीं वो भी डिटेक्टिव नरेंद्र पता लगा रहे हैं। रेलवे के अपने रूल्स कहते हैं कि नया सिग्नलिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद चीफ लोको इंस्पेक्टर को लोको पायलट्स को ट्रेनिंग देनी होती है, पर अक्रॉस रेलवेज कोई भी यूनिफॉर्म प्रोसीजर नहीं है। सिग्नलिंग वर्क आउटसोर्स कर दिया गया है। रिजल्ट, मल्टीपल कंपनीज, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट सेक्शंस और कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। रेलवे बोर्ड की अपनी सरकारी वर्कशॉप स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉलो करती थी। यूनिफॉर्मिटी ज्यादा थी, अब बस केओस है। यूं तो हर जगह यूनिटी नहीं, यूनिफॉर्मिटी चाहिए। वन नेशन, वन इलेक्शन, वन लीडर, वन सॉन्ग, वन रिलीजन, वन गॉड, वन लैंग्वेज। तभी तो फेस्टिवल चाहे कोई भी हो या 15 अगस्त या 26 जनवरी, नारा बस जय श्री राम का ही लगता है। ट्रैक कंडीशंस भी एक बड़ी वजह है एक्सीडेंट्स की, पर ट्रैक का मेंटेनेंस तो हो ही नहीं रहा। अब तो बजट भी कम कर दिया गया है। गरीबी में आटा गीला और पुराने ट्रेन्स का ट्रैक ढीला। डिरेलमेंट्स पर 2022 की CAG रिपोर्ट क्या कहती है वो देखते हैं। ट्रैक रिन्यूअल्स के लिए फंड अलॉट होने में डिक्लाइन आया है। जो फंड दिए भी गए वो पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुए। 2017-18 से 20-21 तक 1000 से ऊपर डिरेलमेंट्स हुए हैं। इनमें से 26% डिरेलमेंट्स सीधा ट्रैक रिन्यूअल से जुड़े हुए थे। 2021 तक 95,000 करोड़ के एसेट्स रिप्लेसमेंट के लिए ड्यू थे, पर एलोकेशन तो उल्टा कम ही हुआ जा रहा है। ना खतरे से भरे ट्रैक्स, ना खाली पड़ी वैकेंसीज। तो इनकी प्रायोरिटी एक्चुअली है क्या? मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन। You are sanctioning 1,08,000 crores. 1,08,000 crores for one single Mumbai-Ahmedabad bullet train. A basic high-speed rail network costs 200 crores per kilometer. The Indian Railways is touting the Kavach anti-collision system. It's an automatic train protection system as the cheapest in the world. Says 50 lakhs per kilometers is the cost. The total rail tracks in India is roughly about 126,000 kilometers. So the cost of covering all of India with Kavach is going to be 63,000 crores. All of India's Kavach costs 63,000 and one single Ahmedabad-Mumbai bullet train costs 1,08,000. Please look at the numbers. मतलब जहां आप बुलेट ट्रेन पे 281 करोड़ पर किलोमीटर खर्चा कर रहे हैं, वहां हम कवच सेफ्टी सिस्टम पे 50 लाख रुपए पर किलोमीटर खर्चा कर रहे हैं। पर दिखाने के लिए एक सेफ्टी फंड बनाया गया था, पर इसका यूज किस चीज पर किया? फुट मसाजर्स और फर्नीचर खरीदने पर, और सेफ्टी अपडेट्स के लिए कुछ नहीं। एक नेशनल रेलवे सेफ्टी फंड भी बना था, उसके भी कुछ प्लान्स थे, बहुत बड़े बड़े नंबर दिए गए। बिग डेटा। टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़। 2017 ऑनवर्ड्स हर साल 20,000 करोड़। ट्रैक रिन्यूअल्स, सिग्नल अपग्रेड्स और क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस के लिए, पर इनफ बजटरी सपोर्ट नहीं मिला और रेलवेज के अंदर सफिशिएंट सरप्लस जनरेट ही नहीं हुआ। रिजल्ट, सेफ्टी की ट्रेन हरी झंडी देखकर आगे तो निकली, पर बजट ने उसकी चेन खींच दी। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड्स यानी DRF, जो ऑपरेटिंग एसेट्स रिप्लेनिश करने के लिए यूज होता है। अब उसके फंड्स के झंड होने की कहानी भी समझ लेते हैं।
2013-14 8,000 प्लस करोड़, 2020-21 200 करोड़, 2021-22 0। एक हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी भी बनी थी, काकोरकर कमेटी, जिसने 2012 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। कुछ फार रीचिंग रिकमेंडेशंस भी दिए। 5 साल के भीतर एंटायर ट्रंक रूट के 19,000 किलोमीटर को कवर करने की बात हुई। 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, पर कोई भी बॉडी सेटअप नहीं हो पाई जो पार्लियामेंट को अकाउंटेबल हो सके। जब पार्लियामेंट खुद ही अकाउंटेबल नहीं है तो रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या होगी? रिपोर्ट आई और चली गई, रिकमेंडेशंस को फाइल में बंद कर दिया गया, सेफ्टी को सौंफ खिलाकर बिल पकड़ा दिया गया कि अभी बजट नहीं है। पर ये तो होना ही था, क्योंकि किसी भी एलोकेशन पर किसी की भी निगरानी है ही नहीं। सेफ्टी के प्रति रेलवे बजट में जो नेग्लिजेंस है, उसका एक बड़ा रीजन पब्लिक सर्वेलेंस का ना होना भी है। सवाल पूछना, किसी से इस्तीफा मांगना, किसी को अपना इस्तीफा देना, ये हमारे कल्चर से कोसों दूर चला गया है। कोर एरियाज नजरअंदाज हो चुके हैं और नतीजा ये हुआ, पुराने एसेट्स ना मेंटेन हुए ना रिप्लेस। सेफ्टी कैटेगरी स्टाफ की नई वैकेंसीज भरी गई, ना ही उन्हें जरूरी सामान दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर भी जैसे का तैसा पड़ा रहा। सीटिंग कैपेसिटी और पैसेंजर ट्रैफिक का गैप बढ़ रहा है। रेलवे बोर्ड का अपना डेटा बताता है कि 10,000 किलोमीटर के ट्रंक रूट्स पर कंजेशन क्रिटिकल है। ट्रेन्स 125 से 150% की कैपेसिटी पर चल रही है, जबकि डिजायरेबल लिमिट है 70 to 90%। इतना लोड उठाकर हाफता हुआ ये सिस्टम कब अपनी सांसें तोड़ दे क्या पता। फरवरी 15, 2025, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर माहौल और भी भयानक। महाकुंभ के रश में 18 लोगों की जान गई, 15 लोग जख्मी हुए। भेड़ बकरियों की तरह हम पर्व के नाम पर पीआर में धकेले जा रहे हैं और हमारे लोगों के स्वर्गवास को सौभाग्य बताया जा रहा है। और जो बाबा ऐसी बकवास करता है उसे प्रधानमंत्री अपना छोटा भाई कहते हैं। हमारा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी फेस्टिव डिमांड के लिए तैयार नहीं है। स्पेशल ट्रेन्स रिकॉर्ड नंबर्स में चलाई गई थी, लेकिन लोगों को भीड़ के चलते टॉयलेट में बैठकर सफर करना पड़ा, और ये भी आम बात ही है। ट्रेन लोकल हो, जनरल हो या स्लीपर, लोग भेड़ बकरियों और सामान की तरह जमीन पर ठूस कर बढ़े जा रहे हैं। और इस पे मीम बनता है, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। कुंभ में एक ट्रेन के लिए 1500 जनरल टिकट्स बिक गए। भीड़ कंट्रोल से बाहर हो गई और दिल्ली का स्टैम्पीड हो गया। अगर इंडिया के सिस्टम को चाइना के सिस्टम से कंपेयर करें तो फर्क साफ है। वहाँ हर साल फेस्टिवल सीजन में हंड्रेड्स ऑफ टेम्परेरी ट्रेन्स ऐड किए जाते हैं। सिर्फ एक पीक डे पर उन्होंने 1800 एक्स्ट्रा ट्रेन्स चलाई। उनका सिस्टम डायनामिक है, जैसे ही डिमांड बढ़ती है प्रॉम्प्टली रूट पर और ट्रेन्स ऐड हो जाती है। साथ में रियल टाइम क्राउड मॉनिटरिंग है और डायनामिक शेड्यूलिंग से सिचुएशन कंट्रोल में रहती है। इंडिया में भी ये पॉसिबल था अगर हमारे में थोड़ी एम्पैथी और प्लानिंग होती, अगर हम स्टेट कैपेबिलिटीज डेवलप करते, अगर हम इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करते, तो ये पॉसिबल था। क्योंकि हर दिवाली या कुंभ पर लोग एक सपना लेके निकलते हैं, घर पहुंचने का। ट्रेन में ओवर क्राउडिंग भी है, खासकर नॉन एसी, जनरल और स्लीपर क्लास में। इससे ज्यादा मौतें भी होती है, पर जब तक आप वंदे मातरम गा सकते हो तब तक सब चंगासी। सुब्रत ज्योतिषं पुलकिसता सुमिता दुमल सुनामी सुहासिन सुमंद्र भुस्मानी। लोकल पैसेंजर ट्रेन्स ग्रेजुअली रिप्लेस हो रही है एक्सप्रेस ट्रेन से। वंदे भारत जैसे नाम की ही सही पर हाईटेक ट्रेन्स आ गई है। हर दिन इंडियन रेलवेज लगभग 2.5 करोड़ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, जबकि पूरे देश के एयरलाइंस मिलके बस 5 लाख लोगों को ही ले जा सकते हैं। प्लेन सिर्फ 2% लोगों को ट्रैवल कराता है कंपेयर टू इंडियन रेलवेज। इस पे कोई दो राय नहीं कि रेलवे सबसे इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। 99% रेल यात्री गरीब या मिडिल इनकम बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन सरकार की प्रायोरिटीज कुछ और कहानी बताती है जो टिकट प्राइस में दिख जाती है। दिल्ली कानपुर का स्टैंडर्ड स्लीपर 300 रुपए और वंदे भारत का मिनिमम फेयर 1000 से ज्यादा। 2012 से 2022 आने तक जनरल सेक्टर की सीट 50% से कम होकर 43% हो गई। नॉन एसी स्लीपर भी 36% से 33% हो गया, जबकि एसी कोचेस हो गए 15% से बढ़कर 24%।
जबकि 2023 में अप्रैल से अक्टूबर तक का डेटा ये दिखाता है कि 95% पैसेंजर्स जनरल और स्लीपर क्लास में थे। इंडिया का क्लास सिस्टम काफी लिटरली आपको ट्रेन में साफ दिख जाता है। सोचो जरा, हजारों लोग हर साल ट्रेन की टिकट लेते हैं, वेट लिस्ट में रहते हैं और फिर सफर भी नहीं कर पाते, और जो पैसा गया वो गया। देखिए हम बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, काम करें या ना करें पेमेंट पूरी लेते हैं। रेलवे ने ऐसे पैसेंजर्स से जो वेट लिस्ट पे थे और ट्रैवल भी नहीं कर पाए, उनसे 1000 करोड़ से ज्यादा कमा लिया है। और एवरेज निकालो तो ये पता चलता है कि 400 करोड़ उन लोगों से आता है जो ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाते। सिर्फ दिवाली वीक 2023 में ही एक रिकॉर्ड बन गया, 4.78 मिलियन वेट लिस्ट कैंसिलेशन और सिर्फ एक हफ्ते में 10 करोड़ का रेवेन्यू। इंडियन रेलवेज का ये साइलेंट अर्निंग मॉडल है। दावे कुछ और ही है, हम तो रफ्तार बढ़ा रहे हैं, ऐसे में लोग तो पीछे छूटेंगे ही। टाइम्स ऑफ इंडिया की 2023 की रिपोर्ट है, पैसेंजर ट्रेन्स की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से ड्रॉप हुई है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। मालगाड़ियों की एवरेज स्पीड में 6 किलोमीटर पर आवर का ड्रॉप है। गति शक्ति की बात हो रही है और स्पीड गिरते जा रही है। गिर तो काफी कुछ रहा है, कुछ लोगों का ईमान भी गिर रहा है और सरकार का रेलवे पे कंट्रोल भी। प्राइवेट करने का पहला स्टेप यही होता है, सुविधाओं को खस्ता हाल करना, मतलब प्राइवेट के लिए रास्ता साफ करना। गवर्नमेंट रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्राइवेटाइज कर रही है। हर यूनिट हाईली कम्पिटिटिव कॉस्ट पर कोचेस और लोकोमोटिव्स मैन्युफैक्चर कर रही थी, पर प्राइवेट कॉर्पोरेट्स के जो कोटेड प्राइसेस है वो कहीं ज्यादा है। ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इसमें एक ट्रेन बनाने का कॉस्ट है 104 करोड़, पर यही चीज जब प्राइवेट प्लेयर्स को दी गई, उन्होंने ICF के लोकेशन पर ही 139 करोड़ चार्ज किया, मतलब हर ट्रेन पे 35 करोड़ एक्स्ट्रा। ये मेक इन इंडिया नहीं है, ये टेक फ्रॉम इंडिया है। अब आइए लोकोमोटिव की तरफ। 1200 लोकोमोटिव्स का ऑर्डर एक MNC को दे दिया गया 26,000 करोड़ में। चितरंजन लोकोवर्क्स में यही लोकोमोटिव आधे कॉस्ट में बन जाता है। CLW सालाना 400 लोकोमोटिव्स बनाता है, जबकि MNC सिर्फ 120, और इसके ऊपर रेलवेज ने 500 करोड़ और खर्च कर दिए MNCs के लिए फैसिलिटी बनाने में। अब बात करते हैं देब रॉय कमेटी की, जिसे मोदी सरकार ने ही बनाया था। कमेटी ने सजेस्ट किया कि रेलवे फेयर्स मार्केट के हाथ में दे दिए जाए, मतलब अफोर्डेबल ट्रैवल का अंतिम संस्कार। प्राइवेटाइजेशन के बाद एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, लगेज के लिए अलग पैसा, सीट के लिए अलग, जैसे एयरलाइंस में होता है। मतलब डेवलपमेंट के नाम पर पब्लिक का फेयर बढ़ गया और फेयरनेस घट गई। सब प्राइवेट हो गया तो नौकरियां भी प्राइवेट होंगी। ना नौकरी की सिक्योरिटी, ना रिजर्वेशन का अपलिफ्टमेंट, सारा जिम्मा प्राइवेट को दे दिया जाए। पर वैसे सरकार अब भी कौन सी जिम्मेदारी ले रही है? जब भी एक्सीडेंट होता है तो ब्लेम उन लोगों पे डाल दिया जाता है जो सबसे नीचे के पद पर है। ओनरशिप 0, ऑप्टिक्स 100। आजकल तो रेलवे मिनिस्टर फुल टाइम नहीं पार्ट टाइम लगते हैं, रील ज्यादा बनाते हैं और रेल कम। काम ट्रैक पे नहीं, ट्रेंडिंग ऑडियो ट्रैक पे होता है। मिनिस्टर का ये हाल है तो हमारे कैमरा जीवी प्राइम मिनिस्टर कहाँ पीछे रहते हैं? सेंट्रल रेलवे के प्लेटफॉर्म्स पर PM के साथ सेल्फी बूथ लगाए हैं। RTI के मुताबिक एक बूथ की कॉस्ट है 6.25 लाख, टोटल खर्चा 1.25 करोड़। यहाँ पर एक बात याद दिलाना जरूरी है, रेलवेज एक इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीप्लायर है। ये कोई किराने की दुकान नहीं है जहां प्रॉफिट लॉस का हिसाब देखा जाए। रेलवेज में हर 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर GDP में 5.73% का मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ता है। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, एक लाइफलाइन है जो सस्ते से सस्ते दाम पर किसी गरीब को ट्रैवल करने का मौका देती है, पिछड़े इलाकों तक विकास पहुंचाती है। पैंडेमिक जैसे मुश्किल वक्त में भी रेलवे ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, फूड ग्रेन्स, मेडिसिन, ऑक्सीजन, सब कुछ पहुंचाया। ये सिस्टम सिर्फ ट्रैक्स का नहीं, ट्रस्ट का भी है। रेलवे हमारे डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म सेक्टर का बैकबोन है। अभी इंडिया में लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट GDP का 13 to 14% है। अगर रेलवेज को एफिशिएंटली यूज किया जाए तो ये कॉस्ट 8 to 9% तक आ सकता है। ये काफी डेवलप्ड कंट्रीज के लेवल के बराबर है। जब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होते हैं तो बाकी सब कॉस्ट भी नीचे आ जाते हैं। मगर हो क्या रहा है? सेफ्टी सिस्टम्स पे खर्चा कम और बुलेट ट्रेन पे खर्चा 1.5 लाख करोड़। एक सेल्फी बूथ 6.25 लाख का और 1 किलोमीटर कवच सिस्टम 6 लाख का। और सरकार की प्रायोरिटी कवच सिस्टम है या सेल्फी बूथ, ये आप ऑलरेडी जानते हैं।
3 लाख से ज्यादा वर्कर वैकेंसीज खाली। ट्रैक रिन्यूअल स्पेंडिंग कम हुई 13.5% से 9.7% तक। सिग्नल फेलियर्स 54,000 से भी ऊपर और हर 10 दिन में एक एक्सीडेंट। रेलवे हमारी विरासत थी, रेलवे हमारी बैकबोन थी, पर हमने उसकी कमर ही तोड़ दी। ऐसे और एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जनहित में जारी।